नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज राइडर पर। मैं हूं सूरज राइडर और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है मियाजावा हाउस मिस्ट्री की, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जापान के इतिहास का सबसे खौफनाक और अनसुलझा सच है। आज हम हर उस सुराग को टटोलेंगे जिसने दुनिया भर की पुलिस की नींदें उड़ा दी थीं। तो अपनी सांसों को थोड़ा थाम लीजिए। जरा इन नंबरों के बारे में सोचिए। 25 साल का लंबा वक्त, 13,000 से भी ज्यादा गुमनाम टिप्स और 2.5 लाख से ज्यादा पुलिस वाले और डिटेक्टिव्स। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, पूरी जान लगा दी गई। फिर भी वो कातिल आज भी एक परछाई की तरह गायब है। ये जापान के इतिहास की सबसे बड़ी नाकामी है। एक ऐसा खौफनाक सच जो आज भी लोगों को चैन से सोने नहीं देता। भाग 8, शांत घर, एक खौफनाक सुबह। तो चलिए 31 दिसंबर 2000 की उस जमा देने वाली ठंडी सुबह में चलते हैं। जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, तब एक शांत से घर में मौत का भयानक तांडव हो चुका था। देखिए, एक तरफ टोक्यो शहर है, दुनिया के सबसे बिजी शहरों में से एक, जहां शायद ही कभी सन्नाटा होता है, और दूसरी तरफ सेतागाया का वो इलाका जो उस वक्त एक तरह से भूतों के शहर यानी गोस्ट टाउन में बदलता जा रहा था। और इसी वीरान सुन्न पड़ चुकी जगह पर मेजावा परिवार लगभग अकेला ही रह गया था। 31 दिसंबर की वो मनहूस सुबह, यासुको की मां हारुको जब बार बार फोन मिलाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो वो अपनी स्पेयर चाबी लेकर घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर एक अजीब सा डराने वाला सन्नाटा था। सब कुछ बिखरा पड़ा था। और फिर जैसे ही उनकी नजर लिविंग रूम की सीढ़ियों की तरफ गई, मंजर इतना खौफनाक था कि रूह कांप जाए। सीढ़ियों के पास मिकियो खून से लथपथ पड़े थे। कांपते हुए कदमों से वो ऊपर की मंजिल पर गईं, जहां उनकी बेटी यासुको और 8 साल की नीना की लाशें थीं। यासुको ने अपनी बच्ची को बचाने की आखिरी दम तक कोशिश की थी, और 6 साल का वो मासूम रे, वो अपने बिस्तर पर ऐसे लेटा था जैसे गहरी नींद में हो, लेकिन उसकी गर्दन पर खौफनाक निशान थे। और सबसे अजीब बात बताई, घर के मेन दरवाजे से किसी के भी जबरदस्ती अंदर घुसने का कोई निशान नहीं था। भाग 2, एक खुशहाल परिवार। इस दरिंदगी को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि मियाजावा परिवार असल में था कौन। जरा उनके उस खुशहाल वक्त की तरफ देखते हैं जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। ये एक बहुत ही प्यारा और खुशहाल परिवार था। 44 साल के मिकियो, जो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में एक बड़ा नाम थे। 41 साल की यासुको, जो ग्राउंड फ्लोर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। 8 साल की प्यारी नीना, जो पढ़ाई में तो तेज थी ही, साथ ही उसे सॉकर और बैले डांस का भी बहुत शौक था। और छोटा रही, जो 6 साल का था। उसे डेवलपमेंट से जुड़ी कुछ परेशानी थी, तो पूरा परिवार उसका बहुत प्यार से खास ख्याल रखता था। वो सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की बहुत ही भयानक नजर लग गई। पता है, उस रात से कुछ दिन पहले ही खतरे की कई घंटियां बजी थीं, जिन्हें अनसुना कर दिया गया। आसपास एक पार्क बन रहा था, तो लोग वो इलाका छोड़कर जा रहे थे। दिसंबर तक वहां सिर्फ 4 ही परिवार बचे थे, एकदम वीरान। मर्डर से कुछ दिन पहले मिकियो की वहां स्केटिंग करने वाले कुछ लड़कों और बाइकर से काफी तीखी बहस हुई थी, और यासुको ने कई बार एक अनजान कार को उनके घर के बाहर अजीब तरीके से चक्कर काटते हुए देखा था, जैसे कोई लगातार उन पर छुपकर नजर रखे हुए था। भाग 3, खौफ की वो रात, 30 दिसंबर 2000। अब अपनी आवाज और सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस रात के अंधेरे में जो हुआ उसे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। रात के 11:30 बज रहे थे। हारुको, जो बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती थी, उन्हें कुछ भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 11:30 से लेकर 12:05, बस यही वो 35 मिनट का खौफनाक वक्त था जब पूरे परिवार को हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। कितनी जल्दी ये सब खत्म हो गया। और फिर अगली सुबह 5:30 बजे तोबू नेको स्टेशन पर एक घायल आदमी को अपने हाथों से खून पोंछते हुए देखा गया। अब सवाल यह है कि जब दरवाजा बंद था, तो कातिल इतने मॉडर्न और सेफ घर में घुसा कैसे? घर के मिडिल फ्लोर पर एक बाथरूम था, और उसकी एक छोटी सी खिड़की लॉक नहीं थी। कातिल बाउंड्री की फेंस पर चढ़ा, एसी यूनिट का सहारा लिया और किसी भूत की तरह बिल्कुल चुपचाप उस छोटी सी खिड़की से अंदर आ गया। भाग 4, कातिल के अजीब सुराग, एक साइकोपैथ का खेल। आप खुद सोचिए, 4 लोगों का बेरहमी से कत्ल करने के बाद कोई भी कातिल क्या करेगा? वहां से तुरंत भागेगा, राइट? लेकिन इस कातिल ने हत्या के बाद जो किया, वो आपका दिमाग सुन कर देगा। खून से सनी लाशों के बीच बैठकर उसने फ्रिज से आइसक्रीम और मेलन निकाला और मजे से खाया। उसने चाय पी और कप पर अपना सलाइवा छोड़ दिया।
वो घंटों आराम से परिवार का कंप्यूटर चलाता रहा। उसे खुद भी चोट लगी थी तो उसने किचन में रखे तौलियों से अपना खून साफ किया और उन्हें वहीं फेंक दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने टॉयलेट यूज किया और फ्लश तक नहीं किया। उसने घर में हर जगह अपने फिंगरप्रिंट्स और डीएनए छोड़ दिए, जैसे उसे किसी बात का कोई खौफ ही ना हो। शुरू में पुलिस को लगा कि शायद ये कोई चोरी या लूटपाट है, लेकिन सिर्फ 1,50,000 येन। कातिल ने सिर्फ यासुको के ट्यूशन की फीस के ये पैसे उठाए, जबकि घर में लाखों की ज्वेलरी थी, क्रेडिट कार्ड्स थे और भारी कैश भी रखा था। उसने उन चीजों को छुआ तक नहीं। तो आखिर उसका असली मकसद क्या था? भाग 5, ग्लोबल मैनहंट। अब ये कोई लोकल मर्डर मिस्ट्री नहीं रह गई थी। घर में मिले इन अजीब सुरागों ने जापानी पुलिस को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था, क्योंकि अब यह इन्वेस्टिगेशन दुनिया भर में फैलने वाली थी। इन सबूतों को देखिए, आपका दिमाग चकरा जाएगा। कातिल के जूतों के निशान स्लेजेंगर ब्रांड के थे, जो उस समय सिर्फ साउथ कोरिया में बिकते थे। जो चाकू इस्तेमाल हुआ वो जापान के कानागावा से खरीदा गया था। और सबसे शॉकिंग चीज थी उसका हिप बैग। उस बैग के अंदर जो रेत के कण मिले वो अमेरिका के नेवादा डेजर्ट में मौजूद एडवर्ड्स एयरबेस के थे। जापानी पुलिस और दुनिया भर की एजेंसियां पूरी तरह कंफ्यूज थीं कि भाई ये कातिल आखिर है कहां से। इन सब सुरागों और डीएनए को मिलाकर जो प्रोफाइल बनी वो बहुत ही रेयर थी। कातिल की हाइट करीब 5 फुट 7 इंच थी, शरीर एकदम फिट और एथलेटिक, तभी वो उस छोटी सी खिड़की से अंदर घुस पाया था। वो किसी टीनेज स्केटर जैसे कपड़े पहनता था। और उसका डीएनए, उसकी मां सदर्न यूरोपियन मूल की थी और पिता ईस्ट एशियन। सब कुछ इतना स्पेसिफिक था, लेकिन फिर भी आज तक ये प्रोफाइल दुनिया के किसी भी इंसान के साथ मैच नहीं हो पाई। और यहीं पुलिस से वो सबसे बड़ी चूक हुई जिसकी कीमत आज तक चुकाई जा रही है। मर्डर के कुछ ही घंटों बाद सुबह 5:30 बजे तो वो निको स्टेशन पर एक 30 साल के आदमी को देखा गया। उसके दाएं हाथ पर गहरे घाव थे और वो हूबहू कातिल के डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा था। लेकिन पुलिस को लगा कि कातिल तो रात में ही भाग गया होगा, वो सुबह तक स्टेशन पर क्यों रुकेगा, और उन्होंने इस सबसे अहम लीड को इग्नोर कर दिया। सोचिए वो कातिल उनके कितने करीब था। भाग 6, अनसुलझा रहस्य, 25 सालों का इंतजार। वक्त बीतता गया, लेकिन उस घर का सन्नाटा और खौफ कभी कम नहीं हुआ। अब हम इस केस के सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा इस सवाल पे गौर कीजिए, क्या वो कातिल उस खौफनाक वारदात के बाद कभी वापस उस घर में आया था? ये सवाल आपकी रूह कपा देगा, क्योंकि इसके पीछे एक भयानक सच छुपा है। मर्डर के ठीक 100 दिन बाद उस वीरान घर के बिल्कुल बाहर अचानक एक 20 किलो की पत्थर की मूर्ति मिली। इसे जिजो स्टैचू कहते हैं। जापानी मान्यताओं में ये वो देवता हैं जो बच्चों की रक्षा करते हैं। 20 किलो की भारी मूर्ति कोई ऐसे ही गलती से तो नहीं रख सकता। क्या वो कातिल किसी अजीब रस्म के लिए वापस आया था? क्या ये उसका कोई प्रायश्चित था, या फिर पुलिस को चिढ़ाने का एक और साइको तरीका? 25 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दर्दनाक वक्त है जो यासुको की बूढ़ी माँ हारुको ने सड़कों पर कातिल के पोस्टर्स बांटते हुए, पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटते हुए गुजार दिया। वो आज भी उस एक पल का इंतजार कर रही हैं जब उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। किस तरह की नफरत किसी को मजबूर करती है कि वो एक पूरे परिवार को ऐसे खत्म कर दे, दुनिया भर के सुराग छोड़ दे, डीएनए छोड़ दे और फिर एक भूत की तरह हवा में गायब हो जाए। क्या वो कातिल आज भी हमारे ही बीच कहीं आज़ाद घूम रहा है? अगर आपको ऐसी सीक्रेट, हॉरर और रहस्यमय स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सूरज राइडर को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस तरह की स्टोरी पर चाहिए। मैं आपके लिए ऐसी ही नई और खौफनाक कहानियां लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।